हैं एसोसिएट हैं जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो चेयरमैन हैं यासीन मलिक साहब, उनके ये बड़े क्लोज फ्रेंड हैं, एसोसिएट हैं उनके। वो आपको पता ही है कि मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं वो अब आने वाले हैं यहाँ पे जो हैं पाकिस्तान में। तो वो जो हैं उन्होंने इनको कहा है सऊदी क्राउन प्रिंस को कि आप जो हैं इंटरवीन करें, और ये इनको पकड़ लिया है यासीन मलिक साहब को, तो इनको आप छुड़वाएं। उसके बाद आपको पता है कि सऊदी क्राउन प्रिंस जो हैं उन्होंने जाना है वहाँ पे पाकिस्तान से इंडिया भी जाना है। तो वो कह रहे हैं जी कि सऊदी जो एम्बेसी है वाशिंगटन में उसके थ्रू इन्होंने भेजा है। उन्होंने कहा कि जब से रिवोक किया है आर्टिकल 370 इंडिया के अंदर, तो अब ये जो इनको पॉलिटिकली मोटिवेटेड चार्जेस इनके ऊपर लगाए हैं, और हमें लग रहा है कि कोई होप भी नहीं है कि यासीन जो हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको एक फ्री ट्रायल मिलेगी। तो आप अपना थोड़ा सा असर यूज़ करें ताकि यासीन मलिक साहब को छोड़ा जाए। परवेज़ इलाही साहब जो हैं पाकिस्तान में पीटीआई के चेयरमैन भी हैं, और आपको पता ही है कि प्रेसिडेंट हैं, सॉरी पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं, और फॉर्मर पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। उनकी तो बदबख्तियाँ ख़त्म नहीं हो रही। उनको बहुत आज डांटा था नैब को, हाँ उसने लाहौर हाई कोर्ट ने, और उन्होंने कहा था कि इनको फ़ौरन छोड़ दिया जाए, लेकिन जैसे हाँ अब आपको कोई नहीं पकड़ेगा, लेकिन जैसे ही इनको छोड़ा तो वैसे ही इनको फिर से मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के अंडर इस्लामाबाद पुलिस जो है उसने फिर से पकड़ लिया, और इनको अब अडियाला जेल ले गए, और इनका भी 15 दिन के लिए जो है वो कहते हैं जी कि इनको वहाँ पे हाउस अरेस्ट। भाई हाउस अरेस्ट है तो घर में रखो ना, अडियाला जेल में कैसे आप रखते हो? अडियाला जेल में जी फिर इनको लेके चलेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे अमजद रफीक, उन्होंने अपना वर्डिक्ट देते हुए ये जो नैब था इसको वार्न किया था कि, और कहा था कि आप बिल्कुल इनके अगेंस्ट जो है वारंट इशू नहीं कर सकते हैं, और आप जो है ये कंप्लीट पहले इंक्वायरी करें। तो उसके बाद जो है आपने इनके ऊपर अगर कोई प्रोसीडिंग्स चलानी है तो वो बाद में देखेंगे, लेकिन इनको रिलीज़ करें फ़ौरन इमीडिएट बेसिस के ऊपर। जब ये बाहर आए चौधरी परवेज़ इलाही साहब, तो इन्होंने बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा किया, और इन्होंने कहा जी कि जज साहब ने बड़ी अच्छी ऑर्डर दी है, और लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा जी इनको पकड़ लिया। सबसे पहले आपको पता ही है कि अगस्त 29 को जो इन्होंने कोर्ट को मूव किया था और अपनी डिटेंशन जो थी उसको चैलेंज किया था, और उन्होंने कहा था कि ये लाहौर हाई कोर्ट का वायलेशन है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मुझे अब आप अरेस्ट नहीं कर सकते इन एनी अनडिस्क्लोज्ड एफआईआर या पेंडिंग इंक्वायरी के लिए। तो उस सिलसिले में आज वो सुन रहे थे इनका केस जो है जज साहब, उन्होंने कहा इनको फ़ौरन छोड़ें। जैसे ही छोड़ा फिर से जी पकड़े गए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है पाकिस्तान के जी जनरल आसिफ मुनीर साहब, उन्होंने कहा है कि जो कश्मीर का मसला है वो UN सिक्योरिटी काउंसिल और जो सेक्रेटरी जनरल साहब हैं उनसे कहा है कि आप करें, इंश्योर करें कि ये मसला हल होए। फॉरेन ऑफिस ने आज कहा है कि जी आर्मी चीफ साहब जो हैं वो ये आज रिमार्क्स दे रहे थे एज चीफ गेस्ट। आज क्लोजिंग सेशन ऑफ प्रेपरेटरी मीटिंग हो रही थी जिसको कि ऑर्गेनाइज किया था इस्लामाबाद में अहेड ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिनिस्टीरियल मीट। तो उसके सेशन पे ये बात कर रहे थे जो कि को होस्ट किया था जॉइंटली पाकिस्तान और जापान ने अंडर द थीम ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पीस कीपर्स। उसके ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान एक पीस लविंग कंट्री है और रीजन के अंदर पीस चाहता है, और ये ट्रेड, ट्रांजिट, इन्वेस्टमेंट, जनरेटिंग प्रॉस्पेरिटी जो है यहाँ पे साउथ वेस्ट और सेंट्रल एशिया में लाना चाहता है। और उसने जो यूनाइटेड नेशंस का इंटरनेशनल पीस कीपिंग मिशन है उसकी बड़ी तारीफ़ करते हुए कहा कि जी आप क्योंकि पीस लाते हैं तो आप कश्मीर का मसला भी है जो है अंडर यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस रिजॉल्व करें। और सेक्रेटरी जनरल जो हैं उनको भी आज उन्होंने कहा है कि आप भी इस मसले के ऊपर बात करें। ISPR की आज एक प्रेस रिलीज़ आई है और उसके मुताबिक जो है एक सुसाइड अटैक हुआ है उसके अंदर मिलिट्री कॉन्वॉय पे, जिसके के अंदर 9 पाकिस्तानी मिलिट्री के अफसर जो हैं उनकी डेथ हुई है, 5 इंजर हुए हैं इन जानी खेल एरिया इन बनू। ये कल हुआ था असल में, बेसिकली ये जो वाकया हुआ था इसमें एक मोटरसाइकिल पे लड़का आया था सुसाइड बॉम्बर, और फिर उसने अपने आप को एक्सप्लोड कर लिया था मिलिट्री कॉन्वॉय पे। तो एक्सक्यूज़ मी, तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कहते हैं जी हमने सारा एरिया को कॉर्डन ऑफ किया और हम सैनिटेशंस कर रहे हैं टू एलिमिनेट टेररिस्ट। भाई साहब ये तो 50,000 वाक़े हुए हैं और 50,000 दफ़ा आपकी यही आती है कि हम उसको कॉर्डन ऑफ किया है, सैनिटाइज़ कर रहे हैं, कॉर्डन ऑफ किया है, सैनिटाइज़ कर रहे हैं। और भाईजान किधर है आपकी जो है सिक्योरिटी और किधर आपकी इंटेलिजेंस बैठी हुई है? 24 घंटे ये अटैक्स होते रहते हैं मिलिट्री वालों के ऊपर, और उनके जवान बेचारे वो जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मरते रहते हैं। बहरहाल जी इसके ऊपर ISPR ने कहा जी कि हम अपने जो ब्रेव सोल्जर्स की सेक्रीफाइसेस हैं उनसे हमारा रिजॉल्व जो है और ज़्यादा मजबूत होता है, और ये जो टेररिस्ट हैं इनको हम मारेंगे और हमारे जो ब्रेव सोल्जर्स की सेक्रीफाइसेस हैं इसको हम ज़ाया नहीं होने देंगे। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक
काकड़ साहब जो है उन्होंने भी कहा कि मेरा दिल बड़ा टूटा है ये खबर सुन के, और फिर उन्होंने कंडोलेंसेस भेजे हैं वो सारे फैमिलीज के अंदर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी कि ठीक है, ये जो टाइम फ्रेम है ऑफ डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इनको शायद हम जो है वो कम कर सकते हैं नवंबर 30 को। पहले तो इन्होंने कहा था जी कि 90 डेज में नहीं हो सकेगा, वैसे तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन ही है, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जी हम कोशिश करेंगे अपनी पूरी कि हम जो है पहले करवा लें, और ये जैसे ही हमारा डीलिमिटेशन का जो है प्रोसेस ये ख़त्म हो जाएगा तो हम जो है वो करवाएंगे। क्योंकि इनसे पहले उन्होंने कहा था कि हमारा ये जो डिजिटल 2023 का सेंसस है ये जब तक नहीं आएगा तो हम उस वक्त तक इलेक्शंस नहीं करवा सकेंगे। तो इनके साथ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आके इलेक्शन कमीशन के साथ मिली थी और इनको कहा था, इलेक्शन कमिश्नर के साथ, तो इन्होंने कहा था कि भाई आप इसको मामले को हल करें जल्दी से। तो इन्होंने इनको अश्योर किया है कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हम ये जो सारा जो फ्रेश डीलिमिटेशंस हैं ये हमें लगता है कि हम जल्दी करवा सकेंगे। पहले इन्होंने कहा था दिसंबर 14, अब वो कह रहे हैं जी नवंबर में हम 30 तक ये ख़त्म कर सकेंगे और फिर ये जो है हम इलेक्शंस की तरफ जा सकेंगे। तो पहले इन्होंने कहा था कि चूँकि प्रोसेस ही ख़त्म होएगा दिसंबर 14 को, तो इलेक्शंस जो हैं वो होंगे मिड फरवरी में, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जल्दी भी हो सकते हैं। राहुल गांधी जी जो हैं जी आज वो मुंबई के अंदर अपने पार्टी वर्कर्स के साथ एड्रेस कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि मोदी जी कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को ख़त्म कर देंगे, यानी कि कांग्रेस मुक्त भारत जो है वो बनाएंगे। तो आज मोदी जी से इन्होंने सवाल किया है राहुल गांधी ने, उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश एम्पायर जो सारी दुनिया के ऊपर हुकूमत करती थी, बड़ी सुपर पावर थी, वो भी कांग्रेस को ख़त्म नहीं कर सकी। इनफैक्ट कांग्रेस ने ब्रिटिश एम्पायर को मुल्क से निकाला। तो आप कैसे सोचते हैं कि जैसे आपकी दोस्तियां अदानी जी के साथ, तो अदानी जी के साथ मिलके आप जो है कांग्रेस को खत्म कर सकते हैं? कांग्रेस को अदानी का पैसा जो है वो खत्म नहीं कर सकता है। फिर उन्होंने अपने पार्टी वर्कर से कहा कि आपने बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर्स, दुनिया के फाइनेंशियल पेपर्स हैं, उसके अंदर आपने बड़ी बड़ी हेडलाइंस तो देखी होंगी कि किस तरह $1 बिलियन इलीगली इंडिया से गया और फिर दूसरे कंट्री से घूमते हुए फिर वापस आया। और इसमें सवाल ये बनता है कि ये जो जिस बंदे का था उसकी मोदी जी के साथ बहुत दोस्तियां हैं। आज जाहिर है कि अदानी जी का ये जिक्र कर रहे थे और वो कहते हैं जी कि सारा एंटायर कंट्री जो इस चीज़ को समझता है। फिर वो इलीगल पैसा इलीगल तरीके से आया, फिर अदानी जी के जो बिजनेस के जो शेयर्स थे वो बढ़े और उसकी वजह से इन्होंने फिर जो है मुल्क के अंदर एयरपोर्ट्स खरीदे। तो कहते हैं जी कि अब ये आए कर रहे हैं धारवी को खरीदने के लिए। आपको पता ही है कि धारवी जो है वो बहुत बड़ा जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है, तो उसको ये कहते थे अदानी ग्रुप के ये हम सारा खरीद के और उसको सारा हम करेंगे, वहाँ पे मॉडर्न बिल्डिंग्स और चीज़ें सारी लेकर आएंगे। लेकिन आपको पता है कि धारवी में जो लोग रहते हैं उसके साथ बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो आसपास के इलाकों की जुड़ी हुई है। तो वो कहते हैं जी कि ये कर नहीं सकेंगे ये जो करना चाह रहे हैं। और वो कहते हैं जी कि हमको जो अगर ये कह रहे हैं मोदी जी कि हमने कांग्रेस को ख़त्म कर दिया, कांग्रेस को अगर ख़त्म कर दिया है तो कर्नाटका के अंदर बीजेपी को डिफीट किसने दी है? इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर कौन सबसे ऊंचा खड़ा हुआ है? वो कांग्रेस ही है। और वो कहते हैं जी कि हमारा जो कांग्रेस है, हमारे ब्लड में फियरलेसनेस है, मेरे वर्कर्स जो है फियरलेस हैं, हम किसी से डरते नहीं है। मैंने देखा है ये खुद से। हमारी जो पार्टी है लायंस ऑफ एंड लायनेसेस की है और बीजेपी की के मेंबर्स ज़रा देखो कितने ग्रम्पी से लगते हैं। तो आज काफ़ी इन्होंने जो है राहुल गांधी जी ने इसके ऊपर एतराज़ किया। आज जनाब आपको पता ही हमने बताया था कि इंडिया अलायंस जो है उसके 3 दिन का मीटिंग होना था। आज डे 2 था। आज डे 2 की ये जो मीटिंग चल रही थी यहाँ पे मुंबई में, इंडिया ये जो अलायंस है जिसमें कि 28 पार्टीज़ का कोलिशन है और इंडिया स्टैंड करता है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के लिए, तो इसको इंडिया कह रहे हैं वो। तो वो कह रहे हैं जी कि अब जो लोकसभा के इलेक्शंस आएंगे उसमें हम सब मिल के लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ। शिवसेना उद्धव बल ठाकरे के जो लीडर है आदित्य ठाकरे, उन्होंने आज ये रेजोल्यूशन पढ़ा और उन्होंने कहा जी कि ये जो 2 मीटिंग्स हमने इससे पहले भी ऑर्गेनाइज की थी बेंगलुरु और पटना में और ये तीसरी मीटिंग है, इसमें यही दिख रहा है कि सारे लोग जो इंडिया अलायंस से जुड़े हुए हैं 28 पार्टीज़ ये सब जो हैं इकट्ठे हैं और इकट्ठे मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं अंडर द थीम जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। और वो कहते हैं जी कि ये इसमें बहुत सारी कमेटीज़ बनाई गई हैं। 14 मेंबर सेंट्रल कमेटी बनाई है, एक कैंपेन कमेटी, मीडिया कमेटी और सोशल मीडिया वर्किंग ग्रुप जो है वो बनाया है। इसके ऊपर फिर से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये जो ग्रुप है 28 पार्टीज़ का, ये 60% ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम यूनाइट रहेंगे तो ये इम्पॉसिबल है कि बीजेपी को पावर से ना हटाया जा सके, लेकिन हमको इफेक्टिवली काम करने की ज़रूरत है। और वो कहते हैं जी कि मैंने बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटी अब लीडर्स के बीच में देखी है। वो अपने डिफरेंसेस तो
उनके बीच में हैं, लेकिन वो अब चाहते हैं कि वो मिल के काम करें और जो है इसको हटाएं। जेडीयू के जो लीडर हैं नीतीश कुमार साहब, उन्होंने भी कहा जी कि हम सब मिल के काम करने को तैयार हैं और हम जो है चुप करके बैठे रहे थे इतना अरसा, इसीलिए बीजेपी जो थी वो पावर में रही। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, और आपको पता ही है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा जी कि मैं पहले तो मानता नहीं था इस चीज़ को, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये सब लोग इकट्ठे हैं और 140 करोड़ लोग जो हैं, जब ये जो हैं मिल के इस तरह से जिनको रिप्रेजेंट करें ये लोग, तो उनके लिए काम करेंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम जो है ना जीतें, और कोई भी इस ग्रुप के अंदर सीटों के लिए लड़ नहीं रहा है। और वो कहते हैं लेकिन आप देख लेना कि थोड़े दिन के बाद मीडिया में वो बताना शुरू कर देंगे कि ये अलायंस बिल्कुल बकवास और ख़राब है और ये ठीक से नहीं चल रही। आरजेडी के जो सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव, उन्होंने कहा जी कि हम पहले तो अलग-अलग बैठे हुए थे, इसीलिए मोदी जी जो हैं वो आगे आगे चल रहे थे और इसीलिए उसका जो है खमियाजा हमारे कंट्री को भुगतना पड़ा है, लेकिन अब से नहीं चलेगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सीताराम येचुरी, उन्होंने कहा है जी कि इंडिया भी बदलेगा और इंडिया में हुकूमत जो है वो भी बदलेगी आने वाले दिनों में। और जनाब रजनीकांत का जो फिल्म अभी आई है जेलर, एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल है, नए से नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है। हिंदुस्तान के अंदर इस फिल्म ने 328 करोड़ का बिजनेस किया है इन जस्ट 22 डेज और वर्ल्ड वाइड 650 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है अभी तक। इसलिए एज अ रिजल्ट नाउ रजनीकांत हैज बिकम द हाईएस्ट पेड एक्टर इन इंडिया। वो कहते हैं जी कि जेलर में काम करने के लिए पहले इसने 100 करोड़ मांगे थे और इंडस्ट्री इनसाइडर जो हैं वो कह रहे हैं कि इसके अलावा भी जो मेकर्स हैं उन्होंने इनको जो एक लिफाफा लाकर दिया है उसमें लगता है कि एक चेक है 100 करोड़ का, जो कि सिटी यूनियन बैंक मडावली ब्रांच चेन्नई में जो है उसका है। एज अ रिजल्ट इनको ऑल टुगेदर 200 करोड़ जो मिले हैं, तो ही हैज बिकम, तो यानी कि और भी कुछ जो इनकी कॉम्पेंसेशन पहले थी वो 110 करोड़ थी, 100 करोड़ नहीं थी सॉरी, तो अब 100 करोड़ और मिले, तो 210 करोड़ एक फिल्म के इनको मिले हैं। तो वो कहते हैं जी एज अ रिजल्ट ही हैज बिकम द हाईएस्ट पेड एक्टर ऑफ इंडिया। ठीक है जी, हम साड़ी फिल्म ही नहीं 100 करोड़ दी होती। हाँ जी एक फिल्म दे 200 ही जो है पूरी फिल्म के पैसे लेगी। हाँ 210 करोड़ लेकिन आप देखें ना 1000 करोड़ के करीब मूवी जो है वो बना चुकी है उसमें से। और जनाब शाहरुख खान साहब ने फ्लाई किया दुबई में अपने फैंस को मिलने के लिए, इसलिए क्योंकि बुर्ज खलीफा पे उनकी जो आने वाली फिल्म है जवान उसका ट्रेलर चढ़ा, तो वहाँ पे उनका जब ट्रेलर चल रहा था तो वो भी गए और उन्होंने जाके अपने जो फैंस हैं उनके साथ वो जुड़े और उसके ऊपर उन्होंने अपने बड़े डायलॉग्स भी मारे। उन्होंने ब्लैक ट्राउजर्स और ब्लैक टी शर्ट और रेड जैकेट पहनी हुई थी वहाँ पे, और उन्होंने जाके अपना सबसे पहले कहा कि टू ऑल द पेरेंट्स, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, और ये इनकी फिल्म का डायलॉग है जवान का। और उसके बाद जो है और भी इन्होंने अपनी फिल्म की बहुत सारी लाइनें जो हैं वो पढ़ी वहाँ पे अपने खुश करने के लिए उनको जो है फैंस को, और उन्होंने कहा मैं कौन हूँ कौन नहीं पता नहीं, माँ को किया वादा हूँ या अधूरा एक इरादा हूँ, मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ पुण्य हूँ या पाप हूँ, ये खुद से पूछना क्योंकि मैं भी आप हूँ। तो लोग वहाँ पे जनाब बड़े खुश हुए जब इन्होंने अपनी फिल्म के ऐसे डायलॉग्स पढ़े। दुबई तो बस दुबई तो पागल हो गई सारी, क्रेजी। हाँ दे वेंट क्रेजी जब ये सारे डायलॉग्स बोल रहे थे। और जनाब सलमान खान की एक कुछ अर्सा पहले बड़ी जबरदस्त बम्बास्टिक फिल्म आई थी तेरे नाम, जिसमें कि ये बिल्कुल क्रेजी हो गए थे एक लड़की के पीछे। तो इनसे एक दफ़ा एक इंटरव्यू में पूछा गया था सलमान खान साहब के बारे में कि बड़ा आपने ऑब्सेसिव लॉयर बल्कि लवर बल्कि एक बुली का रोल उसमें किया था, तो आपकी अदालत में एक दफ़ा ये हाजिर हुए थे, तो वो सारा क्लिप जो है आज फिर से एक दफ़ा सामने आया है। तेरे नाम में इनका रोल जो था राधे का था। तो उन्होंने कहा कि आप को क्या लगता है कि आपकी ज़िंदगी का वो ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो आपने प्ले किया है जिसकी की वजह से आपको फिर रात की नींदें नहीं आई, आप बहुत वरिड हो गए। तो वो कहते हैं कि वो राधे का तेरे नाम था, और मैंने तो पहले तो सोचा कि मुझे ये कैरेक्टर करना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 इस कैरेक्टर को कभी फॉलो ना करना। ये कैरेक्टर जो है वो लूज़र का है, और ये जो है जो लड़की के पीछे पागल होकर इसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की, ऐसा कभी मत करना। यू नीड टू मूव ऑन इन लाइफ। तो वो कहते हैं जी कि हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि राधे के अंदर जो मेरा हेयर स्टाइल और जो मैंने फैशंस किए थे वो तुम लोग ज़रूर अपनाओ, लेकिन वो कैरेक्टर बनने की कोशिश कभी मत करना। तो ये उन्होंने कहा जी कि ये ना करें। और जनाब
इंडिया और पाकिस्तान का एशिया कप का क्लैश कल होने वाला है। पाले के इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका में होने वाला है। इसके ऊपर बात करते हुए फॉक्स न्यूज के साथ, फॉक्स क्रिकेट के साथ रादर, वसीम अकरम जो है उनसे उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा जी कि आपके ख्याल में बैटर कौन है, यानी कि अच्छा बैटर जो है, बैटर कौन है, यानी कि बैटिंग में अच्छा इंडिया और पाकिस्तान में से आपको कौन लगता है। तो उन्होंने कहा जी मुझे पता है कि मैं जो बात करूंगा उसके ऊपर लोगों को बड़ा गुस्सा भी आएगा और इसीलिए मुझे सिलेक्टर भी नहीं वो बनाते हैं, तो मुझे इसके ऊपर बहुत सारा स्लैक आएगा बैक होम, लेकिन मुझे लगता है विराट कोहली इज़ बेटर देन बाबर, क्योंकि बाबर हैज़ कम अ लॉन्ग वे, नो डाउट ही इज़ अ ब्रिलियंट बैटर और इस जो मॉडर्न जनरेशन का ग्रेट है, बट ही रियली हैज़ टू कैच अप एंड ही स्टिल हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। आई पर्सनली थिंक कि जो विराट कोहली है वो मच मोर जो है वो स्ट्रॉन्गर है अपनी गेम में। तो ये वसीम अकरम, मतलब मैं वसीम अकरम के विचार से एग्री नहीं करते, मगर मेरे भी विचार वसीम अकरम जैसे हैं। आई लव यू बाबर आजम, यू आर अ ब्रिलियंट बैट्समैन, लेकिन विराट कोहली है। कोहली इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, एज अ गुड क्रिकेटर, नहीं जबरदस्त, लेकिन जब बात करेंगे कि भाई कौन सा बैटर बेस्ट है, बेटर है, हाँ। बेटर है या बेस्ट है, तो बाबर आजम है। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे भी लगता है कि कोहली जो है ना वो ज्यादा, उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है जरा थोड़ी सी, तो यानी ये नहीं कि डोले ज्यादा है या ताकत ज्यादा है, एज अ बैट्समैन, एज अ स्पोर्ट्समैन उसकी जरा थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज्यादा है, मुझे भी यही लगता है। तो बहरहाल जी वसीम अकरम साहब ने ये कहा कि मुझे लगता है मुझे पाकिस्तान में लोग बड़ा हेट करेंगे, जैसे कि आमिर। और जनाब इंडिया के जो कैप्टन हैं रोहित शर्मा जी, उनसे आज पूछा गया कि आपकी जो कल की एशिया कप की मैच होने वाली है पाकिस्तान के साथ, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं जी कि हम तो बिल्कुल फोकस्ड हैं अपनी प्रेपरेशंस के ऊपर, और जो ये मैच है हम उसके ऊपर, एक मैच के ऊपर वो हम नहीं करते, हम एज टीम इंडिया खेलेंगे और फोकस करेंगे कि हम अच्छा परफॉर्म करें। और हमको ये जो छोटी छोटी चीज़ें कि आप कैसे हैं और किस पे फोकस कर रहे हैं और पाकिस्तान और ये और वो, कहते हैं जी हम इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम हर मैच को मैच लेते हैं और पिच के ऊपर पता चलेगा कि हमने क्या राइट डिसीजंस बनाए, क्या हमने सही तरह से खेला, और उसी तरह से मैं टीम को जो है आगे लेके जाना चाहता हूँ। हमारे पास बहुत सारे डब्बे हैं जिसको कि हमने टिक करना है, वी हैव अ लॉट ऑफ बॉक्सेस दैट वी नीड टू टिक, और मुझे यकीन है कि, और मैं होप करता हूं कि शायद हम वो सारे टिक्स जो हैं वो अचीव कर सकेंगे। और ये प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें कि लोग इनके इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी के बारे में पूछ रहे थे। वो कहते हैं जी हम राइवलरी के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। इनका मैच जैसे मैंने आपको भी बताया कि पालके के अंदर है कल, श्रीलंका के जो पालके इंटरनेशनल स्टेडियम है वहाँ पे, और इसमें जो दोनों टीमें हैं वो 3 दफ़ा 2 वीक्स में आमने सामने आ सकती हैं, और अगर ये फाइनल में भी आई तो फिर फाइनल भी जो 17 सितंबर को होएगा उसमें भी ये आमने सामने नजर आएंगी। विमेन क्रिकेट जो है जी हमारी पाकिस्तान की, उसमें काफ़ी सारी चेंजेस आई हैं, स्पेशली जो विमेंस T20 क्रिकेट है उसके अंदर, क्योंकि अब विमेंस T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था फरवरी के अंदर, उसके बाद पाकिस्तान की विमेंस टीम के अंदर काफ़ी चेंजेस आई थी। हमारा अब न्यू कैप्टन है निदा डार, जो हैं बड़ी अच्छी वो अब हैं कैप्टन है, और हमारे जो हमारे जो हेड कोच मार्क कोल्स जो थे वो नहीं हैं, वो अब रिज़ाइन करके चले गए हैं। इसके अलावा जो हार्ड हिटिंग बैट्सवुमन थी आयशा नसीम, उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली, तो काफ़ी चेंजेस आई हैं। लेकिन निदा जो हैं वो काफ़ी जो हैं वो होपफुल हैं, और इन्होंने ये जो रोल लिया था ऑफ स्किपर फ्रॉम बिस्मा मारूफ, जिन्होंने कि छोड़ दिया था अप्रैल में, तो उस पर यानी कि जो कैप्टन का रोल उन्होंने छोड़ दिया था, तो उसके बाद फिर निदा कैप्टन बनी थी। तो अब इनके सामने जो है ये 3 मैच का T20 जो सीरीज़ है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जो कि नेशनल बैंक स्टेडियम में खेली जा रही है कराची में, तीनों मैचेस जो हैं वहीं पे होंगे। इसके अलावा इनके और भी बहुत सारा भरा हुआ है सारा सीजन। 15 ODIs खेलेंगे एज पार्ट ऑफ ऑन गोइंग ICC विमेंस चैंपियनशिप साइकिल, 17 T20s अंटिल मई 2024 इन्होंने खेलने हैं, जो पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट टीम है। और इसके अलावा जो है पाकिस्तान की इस वक्त रैंकिंग जो है 7th है ICC पे, तो ये सोचते हैं कि हम ज़रा अपनी बेटर कर सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है उसकी 5th पोजीशन है, लेकिन निदा कह रही है कि हमारी ट्रेनिंग जो है काफ़ी अच्छी है। और जनाब आज पहला मैच था पाकिस्तान का और साउथ अफ्रीका का, और पाकिस्तान ने ये फर्स्ट T20 मैच जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीता है, जो 3 मैच विमेंस T20 सीरीज़ जो चल रही थी वहाँ पे नेशनल स्टेडियम इन कराची, और वहाँ पे काफ़ी सारे क्रिकेट एंथुजियास्ट जो थे वो बैठे हुए थे। और साउथ अफ्रीका जो है उसने 150 फॉर 3 बनाए थे, पाकिस्तान ने जवाब में 151 फॉर 5 बनाया, तो पाकिस्तान won by 5 विकेट्स। और
लेकिन साउथ अफ्रीका की जो तज़मीन ब्रिट्स थी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त आज गेम खेली, 78 ऑफ 64 बॉल्स उसने बनाए, तो शी नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ इन द नेक्स्ट 2 मैचेस, काफ़ी खतरनाक हो सकती हैं। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़, इंग्लैंड के जो T20 इंटरनेशनल के डेब्यूटेंट हैं ब्रायन कार्स, 28 ईयर्स उनकी एज है, ही टुक 3 for 23 इन 4 ओवर्स, और इसकी वजह से जो इंग्लैंड है उसने 7 विकेट विन ली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इन सीरीज ओपनर एट चेस्टर सेंट, और ये आए थे, ये जो इंजर हो गए थे जॉन टर्नर, उनकी जगह पर उन्होंने कमाल किया। इसके अलावा ल्यूक वुड जो है उन्होंने भी 3 for 37 लिए, लेकिन उनकी काफ़ी बॉलिंग जो थी लूज रही, काफ़ी उसके ऊपर जो है हिट्स पड़ी। कार्स जो है वो कहते हैं जी इट्स ग्रेट to be part of the T20 season and start the career like this, और वैसे भी awesome है that I'm playing in front of my home crowd in Durham। T20 World Championship में इंग्लैंड जो है उसने बनाए थे 143 for 3 with 6 overs to spare, क्योंकि उनको टारगेट दिया था 142 का, 143 for 3 इन्होंने किए, और अब ये 4 मैच सीरीज जो है उसमें 1-0 से आगे चल रहे हैं। जनाब ये थी हमारी आज खबरें, की। और इन खबरों को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ